जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के अंतर्गत लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। कौन सी चीज इसे पूरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? अब हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी सरल परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर भी स्पष्ट कर देती है। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव स्वयं करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की बराबरी से हिस्सेदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के कर्तव्य व अधिकार समान रूप से चलते हैं, अर्थात नागरिकों के अधिकार हैं तो उन्हें कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। लोकतंत्र में वास्तव में शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसमें चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव में राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विभिन्न विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। अब हम आगे बात करेंगे लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र में जानेंगे कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और वोट का एक समान मूल्य भी होना चाहिए। लोकतंत्र में शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र में प्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकतांत्रिक नेता भी अलोकप्रिय हो सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की स्थितियों पर भी नजर डालना जरूरी है। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि सरकार नागरिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर भी करे। उनके सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। लोकतंत्र की अंतिम विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और अधिकारों के बीच खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब हम परिभाषाओं का जो सारांश है उसके बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हम लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को इस प्रकार बता सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को हम बदल भी सकते हैं। ये लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत आता है।
तीसरा, उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। और चौथा, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के विरुद्ध निम्न तर्क दिए गए हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यदि हम कहें तो इसमें यह है कि लोकतंत्र में नेता बार बार बदलते रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करते हैं कि फिर फैसले में देरी ही होती चली जाती है। चौथा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके लिए खराब फैसले हो ही जाते हैं। पांचवा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली भी होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार अत्यधिक होता है। छठा, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। इन तर्कों को देखते हुए लगता है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी बुरा असर पड़ता है। अर्थात सरकार का यह आदर्श स्वरूप नहीं कहा जा सकता। अब हम लोकतंत्र के पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार चीन में 1958 से लेके 1961 तक बहुत ही बड़ा अकाल और भुखमरी पड़ी। यह अकाल विश्व में भयावह अकाल था। करोड़ों लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं बन पाई थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, जैसा कि चीनी सरकार ने महसूस नहीं किया। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं झेलता अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। अर्थात चीन में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो शायद अकाल का इतना भयावह रूप नहीं होता। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक सरकार किसी भी अन्य प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे सकती हैं और नहीं भी। सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर ही निर्भर होता है। पर लोकतांत्रिक शासन में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ही ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले का एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर या एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी होती है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रहती है। इसमें समय जरूर लगता है पर महत्वपूर्ण फैसलों पर लाभदायी निर्णय होता है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता जाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। भारत की तरह
सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह में रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं और जातियाँ भी जुदा जुदा होती हैं। दुनिया को ये सभी लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप कहलाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। विभिन्न समूहों के एक दूसरे के साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र का लाभ यह भी है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दिखा सकता और ना ही यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों का जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और यहाँ ज़्यादा संभावना है और इसमें से कुछ काम करने में असफल रहते हैं तब भी इसमें गलती सुधारने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान भी मिलता है। इस वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। अब हम लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र का सबसे सरल रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों को बहुमत की तरफ से फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यहाँ यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। अगर ये संभव हो तो भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसलिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा।
कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर अपनी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में विचारों का महत्व होता है, जिसमें सभी को साथ रखना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र यदि है तो उन विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना होगा जो हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ी हैं। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा भी होनी चाहिए। अब हम लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा के बारे में ज़्यादा बात न करते हुए हम सिर्फ शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा करते हैं। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांतों को माना जाए, लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह से हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी को साथ में लेकर चला जाए, और यही लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त भी है। लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इसलिए कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों, अब हमने लोकतंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की और अब आपको लगभग लोकतंत्र के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जैसा कि इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, अर्थात लोकतंत्र में ऐसा क्या है जो ये इतना प्रभावशाली शासन तंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र को ही दुनिया में क्यों इतनी ज्यादा मान्यता मिली है, इस बारे में हमने इस लेसन में चर्चा की। हमें ये मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें जनता अपनी मर्जी से अपने शासकों को चुनती है। अर्थात सबसे सही परिभाषा यदि हम लोकतंत्र की कहना चाहें तो वो ये होगी कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को ही समर्पित होता है। यानी कि इसमें जनता ही अपने शासक को चुनती है। जनता अपनी मर्जी से चाहे तो उसको लगता है कि हमारा शासक हमारे लिए या हमने जो नेता हमारे लिए चुना है वो हमारे लिए लाभदायी है, तो वो उसको उस पद पर रहने देती है, वरना उसको लाने का अधिकार भी है और उसको हटाने का अधिकार भी है। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता कहलाती है। बच्चों, हमने लोकतंत्र के बारे में जो पढ़ा तो उससे हमें आगे ये भी पता चलता है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है या किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार बच्चों हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास भी करना लोकतांत्रिक शासनों को बहुत जरूरी होता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बारे में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती।
इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और उसे मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। बच्चों, जैसा कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में विस्तृत जाना और इसकी कमियां, कुछ इसके पक्ष के बारे में, कुछ इसकी अच्छाइयां यानी कि कुछ इसकी बुराइयां, सबके बारे में हमने इस पर चर्चा की। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के लिए किन बातों का होना आवश्यक माना गया है? प्रश्न नंबर 4, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपक्ष में तर्क दीजिए यानी कि उसकी विफलताओं के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति एक वोट से आपका क्या अभिप्राय है? बच्चों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।